Hello students, welcome to my channel Simplified Learning. There are two books in class 12th. First is Macroeconomics, second is Indian Economic Development. Macroeconomics is of 40 marks and Indian Economic Development is also of 40 marks, and there are project work that is of 20 marks. Okay students? Now see the marks distribution of each chapter. There you can take the screenshot of this distribution. National income 12 marks, money and banking 6 marks, determination of income and employment 10 marks, like this. Okay, now we will start with our Indian economic chapter because this book is very simple. In this you have to learn. आपको इस बुक में क्या करना है, बस खाली नोट्स की हेल्प से आपको लर्न करना है. इसलिए इस बुक को हम बोलते हैं कि ये बुक बहुत ईजी है. इसमें 10 चैप्टर्स हैं. इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 90, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, infrastructure, environment and comparative development experience of India and its neighbors. India and its neighbor, in this we will study Pakistan and with China. Okay, now let's start with our Indian economy. First chapter, that is Indian economy on the eve of independence. अब हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन. सेकेंड हम पढ़ेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल. थर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड लास्ट वन इज फॉरेन सेक्टर. ठीक है, ये 5 हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट जो हमारे बचते हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन. ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन या ब्रिटिश रूल कब आया था? बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में क्या हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी. उसके बाद बेसिक पर्पस हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश रूल था या ब्रिटिशर्स थे, उनका बेसिक पर्पस क्या था कि इंडियन इकोनॉमी को उन्हें एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ करना था. ब्रिटिशर्स का बेसिक पर्पस क्या था कि वो हमारी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ करें अपने डेवलपमेंट के लिए. अब फीडर इकोनॉमी क्या होती है? फीडर इकोनॉमी इज़ अ टर्म यूज्ड टू रेफर इंडिया एज अ कॉलोनी फॉर द ग्रेट ब्रिटेन. कि हमारे से रॉ मटेरियल लिए जाते थे सस्ते रेट्स पे एंड वहाँ अपनी ब्रिटिश में अपनी इंडस्ट्रीज़ में उसको फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते थे एंड उनको रिटर्न लेके आते थे इंडिया में, और हमारे ही प्रोडक्ट से बने, हमारे ही रॉ मटेरियल से बने प्रोडक्ट्स को हमको ही हाई रेट्स पर बेचते थे. तो ये ब्रिटिशर्स का बेसिक पर्पस था. ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स. क्या था? यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल. इसमें 3 पॉइंट्स थे: प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, एग्रियन इकोनॉमी, हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी. प्रॉस्पेरस इकोनॉमी क्या होती है? जो इंडिपेंडेंट होती है, सेल्फ रिलायंट होते हैं, इनोवेशंस होती हैं इसमें, या हम न्यू बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. मतलब सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट होते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते. तो उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. सेकेंड हमारी एग्रियन इकोनॉमी. ये नाम से ही पता लगता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी. इसमें सेंटर्ड अपॉन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड, सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज. इसमें सारा हमारा जो भी मेन रोल था वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि हमारी ऑल अप टू 70% या 80% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे. ठीक है, नाउ लास्ट वन इज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या आ गया? जो हमारे स्मॉल हैंडीक्राफ्ट थे, कॉटन, सिल्क, जूट हो गया, कोई स्टोन वर्क करता था, कोई गोटा वर्क करता था, वो सारी चीज़ें हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में आ जाती थी. तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी ये तीनों चीज़ें क्या थी? लो लेवल पे थी. क्योंकि अगर वो हमको डेवलप होने देते तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते. अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ब्रिटिशर्स का मोटिव
कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया ना आपको, कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, वन पावरफुल कंट्री, एक पावरफुल कंट्री दूसरी एक कंट्री को या बहुत सारी कंट्रीज को रूल करती है और अपना क्या बनती है, रूल करके आप क्या बन जाओगे, रिच बन जाओगे। ठीक है, वन पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स another country और countries in order to become richer। वो रिच बनने के लिए एक कंट्री या बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर रूल करते थे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटेन जो था वो रूलिंग कंट्री था और इंडिया क्या थी, इंडिया उसकी कॉलोनी थी जिसके ऊपर वो रूल करते थे। ये भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में कि ब्रिटेन क्या था, रूलिंग कंट्री थी या कॉलोनी थी, या इंडिया कॉलोनी थी कि रूलिंग कंट्री थी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट आपको मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। नेशनल इनकम होती है जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। एक फाइनेंशियल ईयर तो आपको सबको पता है क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोल देते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम होती है नेशनल इनकम जितनी है हमारी उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, यानी कि पर पर्सन, एक पर्सन की। पर कैपिटा मतलब पर से ही पता लग रहा है ना कि एवरेज पर पर्सन की कितनी इनकम आती है, वो होती है हमारी पर कैपिटा इनकम। तो उस टाइम पे किसने बताया था कि हमारा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम लो है, दादाभाई नौरोजी ने, दादाभाई नौरोजी ने बताया था, विलियम डिग्बी, पिंडे शिराज, VKRV राव, RC देसाई, इन सारों ने बताया था कि लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम हो रहा है। पर सबसे ज़्यादा जिसका सिग्निफिकेंट या जिसका इम्पोर्टेंट था और जिसका बिल्कुल सही था वो कौन थे, डॉक्टर VKRV राव। ठीक है, कई बार आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम किस किस इकोनॉमिस्ट ने बताई थी। तो आपको इन चारों के नाम याद होने चाहिए और डॉक्टर राव का नाम भी याद होना चाहिए कि कौन सा सबसे सिग्निफिकेंट था। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हमारी 85% अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अब मेन रीजंस एग्रीकल्चर की स्टैग्नेशन के क्या थे, उस टाइम पे हमारी एग्रीकल्चर क्यों डेवलप नहीं हो पाती थी, क्यों स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई क्यों थी, क्या क्या रीजन थे, 4 पॉइंट्स थे। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड सेटलमेंट में क्या आ जाएगा, जमींदारी सिस्टम। वो फार्मर से क्या करते थे, रेंट कलेक्ट कर लेते थे उनकी लैंड के बेस पे। ठीक है, और अगर लैंड क्या कलेक्ट कर लेते थे, रेंट कलेक्ट कर लेते थे, वो लैंड के ओनर बन जाते थे। अगर मान लो जो फार्मर है वो नहीं दे पाएगा, वो पे नहीं कर पाता उनको रेंट, तो वो उसकी लैंड को क्या करते थे, सीज कर लेते थे। ठीक है, लैंड को उसकी क्या कर लेते थे, सीज कर लेते थे। इसमें 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक तो जमींदारी सिस्टम आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा लगान। 2 पॉइंट्स आ जाएंगे लैंड सेटलमेंट में, जमींदारी सिस्टम था, जमींदार थे, और दूसरा क्या लेते थे ब्रिटिशर्स, लगान लेते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, मार्केट लेवल पे जो हम करते हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या थी कि उस टाइम पे सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, ब्रिटिशर्स हमको फोर्स करते थे कि आप ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करिए, हम ब्रिटिशर्स हमको फोर्स करते थे कि हम ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करें जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, मार्केट में सेल करने के लिए हो, ताकि वो हमसे चीप प्रोडक्ट्स पे उसको ले जाएं और अपनी इंडस्ट्रीज़ में जाके, ब्रिटिश में जाके उसको फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएं और हमको ही आके वापस हाई रेट्स पर बेचें। तो वो इसलिए क्या करते थे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया था उन्होंने, कि वो ऐसी क्रॉप को ग्रो करवाते थे हमसे कि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ना हो, मार्केट में बेचने के लिए बनाई जाए, मार्केट में सेल करने के लिए हो। वो कौन कौन सी थी, कॉटन, जूट, सिल्क हो गया, लाइक दैट। क्यों करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि रॉ मटेरियल यहाँ से सस्ते रेट पे लेके जाएंगे, चीप यहाँ से प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे एज अ रॉ मटेरियल, वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे अपनी इंडस्ट्री में, फिर वापस हमको आके हाई रेट्स पे सेल कर देंगे। इसीलिए वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट करते थे। नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या है, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन फार्मिंग जो हो वो डेवलप करे, वो ग्रो करे।
इसलिए वो हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं देते थे, हम लोगों को सीड्स प्रोवाइड नहीं होने देते थे, क्योंकि सीड्स उस टाइम पे बहुत महंगे कर दिए थे उन्होंने। इरिगेशन टेक्निक नहीं हमको पता थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम लोगों को पता लग जाएगी ये सारी चीज़ें तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे एग्रीकल्चर में। वो होने नहीं देते थे, इससे हमारी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी थी। हमको इरिगेशन टेक्निक, लेटेस्ट टेक्निक हो गई या जितनी भी लेटेस्ट सीड्स वगैरह मिलते थे अच्छी क्वालिटी के, वो सारी चीज़ें हमको नहीं पता थी। ओके, ना हमारा फोर्थ आ जाएगा एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन के हमारे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हुए हमारे ऊपर। पार्टीशन का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता था, वो सारी हमारी पाकिस्तान को चली गई। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? पाकिस्तान में होता है, वहाँ से हमको ड्राई फ्रूट्स आते हैं। तो जो हमारी फर्टाइल लैंड थी वो कहाँ पे चली गई थी? सारी हमारी फर्टाइल लैंड जो थी वो पाकिस्तान में चली गई थी। तो ये हमारा एडवर्स इफेक्ट हुआ था पार्टीशन से। अब एग्रीकल्चर में आपने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े? रिवर्स कर लेते हैं एक मिनट। लैंड सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा, इसमें ज़मींदारी और लगान पढ़ा हमने। ठीक है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की मार्केट पर्पस के लिए वो बनाते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, क्रॉप्स को ग्रो करते थे हम लोग। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के हम लोगों को लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट इरिगेशन टेक्निक्स हो गई, लेटेस्ट सीड्स हो गई, या जो भी फार्मर्स को जानने की ज़रूरत होती है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, वो नॉलेज हम लोगों को नहीं थी। क्योंकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन जाते, वो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे। फोर्थ एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन क्या था कि हमारी जो फर्टाइल लैंड थी वो कहाँ चली गई थी? वो पाकिस्तान में चली गई थी। सो एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या थी उस टाइम पे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उस टाइम। क्योंकि अगर हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप हो जाती तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते। वही बात आती ना जो एग्रीकल्चर में थी, वो हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट नहीं होने देना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स का मोटिव क्या था? मोटिव उनका ये था कि वो चीप रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाएं, ठीक है, और ब्रिटेन में अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे फाइनल, और इंडिया में आकर उनको हाई रेट पे सेल करते थे। ये ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव था। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से क्या क्या हो गया? अगर हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री घट जाएगी तो उससे डिक्लाइन आ जाएगा, तो उससे क्या होगा? उससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। जो छोटे कारोबारी हैं, जो छोटा बिजनेस लगाते हैं, उनको क्या होगा? उनको किसी और सेक्टर में शिफ्ट करना पड़ेगा। और वो किस सेक्टर में शिफ्ट करेंगे? उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही शिफ्ट कर सकते थे। अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट करते थे तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या हो जाता था? बहुत बर्डन पड़ जाता था। क्योंकि अब एक लिमिट के बाद तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप सारे काम करने लग जाओगे तो कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही तो डेवलपमेंट होती है ना, इसलिए। थर्ड है हमारा, और फिर क्या होता है? इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स होने लग जाता है। ठीक है, इंडियंस आर नॉट कॉम्पिटेंट। इंडियंस इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे कि वो ब्रिटिश या फॉरेन मार्केट में compete कर सकें, या इतना मशीन मेड गुड्स से compete कर सके, इसलिए वो इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स हो जाता था हमारा। नाउ नेक्स्ट था लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती है? जो हेल्प करती है हमारी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे मशीन्स हो गई, इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन सेल्फ सफिशिएंट हो, इसलिए उन्होंने क्या किया? मशीन्स वगैरह को हमारे तक इजीली अवेलेबल या रीचेबल होने ही नहीं दिया। अगर मशीन्स हमको इजीली अवेलेबल हो जाती या रीचेबल हो जाती, हमारे हाथ में होता, हम खरीद सकते हैं उनको, चीप कॉस्ट पे मिल रही होती, तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते। इसलिए उन्होंने मशीन को या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जितने भी थे उनको उन्होंने हमसे हमारे तक रीचेबल होने ही नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब ये जीडीपी वर्ड है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जब फिनिश्ड गुड्स बिल्कुल बन के रेडी होती हैं एक कंट्री में एक ईयर में, टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। टोटल फिनिश्ड गुड्स जो एक कंट्री में 1 ईयर में बन के तैयार होती हैं उसको हम बोलते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो उस टाइम पे हमारा ब्रिटिशर्स डेवलपमेंट नहीं चाहते थे और ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट नहीं होने दिया। तो जब हमारा डेवलपमेंट ही नहीं हुआ तो हमारी जीडीपी कैसे इंक्रीज होती? टोटल फिनिश्ड गुड्स हमारे बनते ही नहीं थे, प्रोड्यूस ही नहीं होते थे, वो वहाँ से ला के रखते थे यहाँ पे। ठीक है। फिफ्थ है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? उस टाइम पे जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है। वो उस टाइम पे बहुत लिमिटेड था, रेलवेज तक था, पावर जनरेशन था या कम्युनिकेशन था, पोर्ट्स थे, बस यहीं तक हमारा लिमिटेड था। इसलिए हमारा इंडिया क्या रह गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ, इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या रह गई? बैकवर्ड। क्या रह गई? इंडियन इकोनॉमी हमारी बैकवर्ड रह गई। क्यों? क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो डेवलप नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वो डेवलप नहीं हुआ। ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन कर दिया। चीप रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाते थे, फिर बाहर वापस लाते थे अपना प्रोडक्ट्स बना के। एडवर्स इफेक्ट डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई और हमको फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन ही नहीं रहे थे। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मशीन टूल्स वगैरह जितने भी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो उन्होंने डेवलप नहीं होने दिए, क्योंकि अगर हम डेवलप कर देते तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते, इसलिए वो उनकी इतनी हाई कॉस्ट रखते थे कि हम उनको खरीद ही नहीं पाते थे। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी था। जब हमारी डेवलपमेंट ही नहीं हुई, हमारा प्रोडक्ट्स बने ही नहीं, बिके ही नहीं, तो हमारा जीडीपी इंक्रीज नहीं कर सकता था। और पब्लिक सेक्टर को भी उन्होंने डेवलप नहीं होने दिया, अपने ही कंट्रोल में रखा। ठीक है। इस सारे कारणों की वजह से, इन 5 पॉइंट्स की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या रह गया? पुअर स्टेट में या बैकवर्ड रह गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दिस मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज कहलाती थी? ये आपका होमवर्क है, मैं चाहूँगी कि आप इसको कमेंट बॉक्स पे लिखें। ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड। यू ऑलरेडी नो कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है। स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड हमारा कैसा था उस टाइम पे? हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था? 3 पॉइंट्स, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसमें वही आ गया कि रॉ मटेरियल हम बाहर बेचते थे, ब्रिटिशर्स ले जाते थे और फिर फाइनल प्रोडक्ट्स यहाँ पे हाई रेट पे हमको सेल करते थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली का मीनिंग हमने 11th में आपने सबने पढ़ा है। मोनोपोली मतलब किसी एक का बंदे का कंट्रोल। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? अपना कंट्रोल चाहते थे, मोनोपोली कंट्रोल चाहते थे। ठीक है। तो इससे दे रिस्ट्रिक्ट ट्रेड। उन्होंने क्या किया? मोनोपोली कंट्रोल कैसे बना सकते थे? उन्होंने हमारा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रोक दिया, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप इस कंट्री के अलावा किसी से ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे चाइना, श्रीलंका, ईरान, बस खाली हम इसी से ट्रेड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और हमको डेवलप नहीं होने देना चाहते थे। ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया? हमको इन्हीं 3-4 कंट्रीज से ट्रेड करने को कहा। और क्यों कहा? क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक्सप्लॉइट भी, ब्रिटिशर्स हमको एक्सप्लॉइट भी कर लेते और हमारे इंडियंस के किसी और कंट्री से अच्छे रिलेशन नहीं होते। अगर किसी अच्छी कंट्री से हमारे रिलेशन हो जाते तो वो हमको प्रोडक्ट्स बेचता, हम उनको बेचते, हमको पैसा आता। ठीक है। तो उससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते। इसलिए उन्होंने हमारा ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। किस किस कंट्री से? चाइना से कर दिया था और श्रीलंका से कर दिया था। ठीक है। और एक ईरान से कर दिया था। ये 3 कंट्रीज से हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और चौथा ब्रिटेन तो था ही। ठीक है। रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ताकि हम डेवलप ना हो सके, हमारे किसी अच्छी कंट्री से रिलेशन ना हो सके। थर्ड था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडियन वेल्थ को कैसे वो ड्रेन कर सकते थे? अब इंडियन वेल्थ को कैसे ड्रेन करते वो? ये पॉइंट, इंडियन वेल्थ को वो ड्रेन कर सकते थे। एक्सपेंसेस वॉर, जैसे लड़ाई होती थी उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता था हमारा, या पावर हो गया, एक्सपेंसेस और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते थे, जिससे हमारी इंडियन वेल्थ क्या होती थी? ड्रेन होती रहती थी, खत्म होने लगती थी। ड्रेन का मतलब क्या? आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट कर देता है कोई, तो आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है। कहते हैं ना, तो मैं बहुत थक गया, तो वो ड्रेन। ठीक है। दिस इज फॉरेन सेक्टर। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लियर है। मोनोपोली का मतलब हो गया कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमारे ट्रेड को, कि चाइना, ईरान एंड श्रीलंका से ही आप ट्रेड कर on drain of Indian wealth. Now move to last point, that is trade through Suez Canal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
इससे कई बार बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली आपको डेट पूछी जाती है, डेट में ही आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये कब हुआ था, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 सितंबर 1859, ये क्या था, अब स्विस कैनाल क्या थी, आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया था डायरेक्ट ट्रेड रूट करने के लिए, किसके बीच में, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, ताकि डायरेक्टली हम ब्रिटेन और इंडियंस क्या कर सके, ट्रेड कर सके। इससे ब्रिटेन को फ़ायदा होता था कि उनकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती थी आने जाने में, और डायरेक्टली उनका फटाफट ट्रेड भी हो जाता था, कॉस्ट उनकी घट जाती थी। ठीक है, और उनका डायरेक्ट ट्रेड भी हो जाता। आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस, ठीक है, इट डिवाइड्स अफ्रीका एंड एशिया, इसने अफ्रीका एंड एशिया को क्या किया था, डिवाइड किया था। डायरेक्ट ट्रेड रूट था, इसलिए शिप्स ऑपरेट करते थे ब्रिटेन एंड इंडिया के बीच में सामान को लाने ले जाने के लिए। इम्पॉर्टेंट वाटरवे है ये पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का इम्पॉर्टेंट वाटरवे है ये। और अब आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना ही होगा कि एक लार्जेस्ट शिप कंटेनर था एवरग्रीन करके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लार्जेस्ट शिप कंटेनर एवरग्रीन, वो एवर गिवन वो क्या हुआ था, स्विस कैनाल में 6 दिन के लिए क्या हो गया था, स्टक हो गया था, फंस गया था। कितने डेज के लिए, 6 डेज के लिए। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारे ट्रेड का कितने करोड़ या कितने बिलियन मिलियन का क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि वो ऐसे फंसा कि उससे कोई ट्रेड हो ही नहीं सकता था, क्योंकि स्विस कैनाल इतनी चौड़ी नहीं है कि उसमें कोई हो सके। तो लार्जेस्ट शिप कंटेनर कौन सा था, एवर गिवन, वो 6 डेज के लिए क्या हो गया था, स्विस कैनाल में फंस गया था। ये आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स विद व्हाट वी हैव रेड टुडे। आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा कॉलोनियल रूल के अंदर कितना था। एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, एंड हमने लास्ट फॉरेन सेक्टर पढ़ा। आपको इसके स्टूडेंट्स डिटेल्स नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे या मेरा चैनल पे, टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ subscribe my channel and share this video. Okay students, bye.